नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। न्यूयॉर्क कंपनी में आपका स्वागत है। एक ऐसा शो जिसमें हम रोज एक कंपनी का पूरा ब्यौरा आपके सामने पेश करते हैं और बताते हैं कि आपने जिस कंपनी में पैसा लगाया है या लगाना चाहते हैं वो करती क्या है, कहां है उसका कारोबार, कितना मुनाफा कमाती है वो हर साल, और उस कंपनी में आपका निवेश कितना सुरक्षित है। और न्यूयॉर्क कंपनी में आज हमारे रडार पर रहने वाली है बिल्ट यानी कि बल्लारपुर इंडस्ट्रीज, और इस कंपनी के एमडी और सीईओ मिस्टर योगेश अग्रवाल होंगे हमारे साथ कार्यक्रम में आगे। लेकिन उनसे बातचीत करने से पहले एक बार अब तक के भारतीय बाजारों के प्रदर्शन पर नजर डाल लीजिए। हफ्ते का और जुलाई महीने का जो पहला कारोबारी सत्र है वो भारतीय बाजारों ने मजबूती के साथ उसकी शुरुआत करी है। और एक खास बात कि बावजूद इसके कि ग्लोबल मार्केट जो थे, ग्लोबल संकेत जो थे, वो आज कमजोरी दर्शा रहे थे। निगेटिव सेशन था अमेरिकन मार्केट्स में शुक्रवार को, क्योंकि वहां पे फिर से एक बार चिंताएं जताई जा रही हैं कि शायद फेडरल रिजर्व यानी कि वहां का जो सेंट्रल बैंक है वो जो क्वांटिटेटिव ईजिंग यानी कि क्यूई प्रोग्राम है वो टेपर ऑफ कर सकता है, उसे कम कर सकता है। और अब दिक्कत की बात कि शायद सितंबर से ये होता हुआ नजर आएगा। इसलिए अमेरिकन मार्केट्स कमजोर थे, यूरोपीय बाजार कमजोरी के साथ बंद हुए थे और सुबह आज एशिया भी सुस्त था। लेकिन भारतीय बाजारों ने इस पूरे ट्रेंड को बक करने की कोशिश करी। हमने ओपनिंग पॉजिटिव करी थी और अब हम कंसोलिडेट कर रहे हैं दिन के दौरान अपने गेन्स को। इसलिए सेंसेक्स और निफ्टी में 3/4 परसेंटेज पॉइंट्स के आसपास के आपको गेन्स या बढ़त देखने को मिलेगी। सेंसेक्स 150 और निफ्टी में 50 पॉइंट के आसपास की तेजी है। सपोर्ट रुपए की मजबूती से भी आ रहा है और आज अच्छी खासी रुपए में मजबूती है। इसके अलावा आज जो यूरोपियन मार्केट्स खुले हैं वहां पे हल्की मजबूती देखने को मिल रही है। तो कैक, डैक, फुटसी कुछ बेहतर ट्रैक्शन दिखाते हुए डाउ फ्यूचर्स दर्शा रहा है कि शायद वहां पे भी तेजी के साथ शुरुआत होगी और इन सब का फायदा भारतीय बाजारों को मिल रहा है। लेकिन ब्रॉडर मार्केट जो है भारत में वो और बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। इसलिए मिड कैप इंडेक्स में करीब 2% के आसपास के अप मूव्स हैं। इनफैक्ट स्मॉल कैप इंडेक्स में भी आज करीब 1.5% से ज्यादा की आपको तेजी देखने को मिलेगी। इसलिए जो मार्केट ब्रेथ है पूरी तरह से पॉजिटिव। आपकी स्क्रीन पे 3.5:1 का रेशियो है, यानी कि हर 2 गिरने वालों के सामने 7 शेयर बाजार में ऐसे हैं जो आज मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और यह दिखाता है किस तरह की इनहेरेंट स्ट्रेंथ आज का बाजार दर्शा रहा है। तो लगातार तीसरा ट्रेडिंग सेशन भारतीय बाजारों के लिए अच्छे खासे गेंस पे आज बैठा हुए हैं। जो पॉकेट्स हैं स्ट्रेंथ की, उसमें खासतौर पर रियल एस्टेट स्पेस है जिसमें तगड़े अप मूव्स देखने को मिल रहे हैं। इन अप मूव्स को लीड कर रहा है HDIL, जिसमें हमने देखा है डबल डिजिट गेन्स आते हुए। इनफैक्ट यूनिटेक, इंडियाबुल्स रियल एस्टेट, इस तमाम काउंटर्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ एक और ऐसी स्पेस जो हाई बीटा जोन की है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें भी अच्छे गेन्स हैं आज। ये इंडेक्स भी लीड कर रहा है और इसमें लैंको और IRB इंफ्रा जैसे काउंटर्स हैं जहां पे हमने देखा है स्मार्ट अप मूव। IVRCL में भी डबल डिजिट गेन्स देखने को मिल रहे हैं। बैंक्स और उसमें खासतौर पर PSU बैंक्स में भी अच्छी खरीद देखने को मिल रही है। PSU बैंक्स में कैनरा, इलाहाबाद बैंक, यूको बैंक के तमाम बैंकिंग स्पेस की कंपनीज हैं जिनमें आज मजबूती के साथ ट्रेड देखने को मिल रहा है। एक स्मार्ट रीबाउंड देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ कैपिटल गुड स्पेस और मेटल्स में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। सिर्फ एक ही इंडेक्स है बाजार में जो आज अंडर परफॉर्म कर रहा है या कहें लाल निशान के साथ ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं, वो है IT का। और तमाम दिग्गज IT कंपनीज आज दबाव के साथ ट्रेड कर रही हैं। TCS, इन्फोसिस, इन सब में दबाव देखने को मिल रहा है। और इन्फोसिस को लेकर खबरें हैं मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट जहां पे उसने पहली तिमाही का प्रीव्यू दिया है, यानी कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो पहली तिमाही के नतीजों में। इन्फोसिस को लेकर चिंता की बात, जो कि पहले से ही कमजोर गाइडेंस थी रेवेन्यू की FY13 की, 6 से 10% कंपनी ने ग्रोथ की बात करी थी। मॉर्गन स्टैनली मानता है कि इस गाइडेंस को इस बार आके कंपनी और कम कर सकती है, 4 से 6% ग्रोथ की बात करेगी। इसके चलते पूरा IT पैक आज कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। लेकिन आज हमारे रडार पे बिल्ट यानी कि बल्लारपुर इंडस्ट्रीज और इस कंपनी के MD और CEO मिस्टर योगेश अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, स्वागत है आपका और बहुत बहुत धन्यवाद CNBC आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, बल्लारपुर इंडस्ट्रीज हम जानते हैं पेपर का कारोबार करती है, लेकिन आसान शब्दों में अगर आप इस कंपनी का बिजनेस मॉडल हमारे दर्शकों को समझा सके सर। धन्यवाद मेरे को इनवाइट करने के लिए। हम इंडिया में और मलेशिया में कोटेड और अनकोटेड और कॉपी पेपर बिजनेस करते हैं और विद इन पेपर मार्केट एंड ऑल्सो हम डिसॉल्विंग ग्रेड पल्प का बिजनेस करते हैं इंडिया के अंदर। हम लोग वर्टिकली इंटीग्रेटेड हैं, अपना पल्प बनाते हैं, अपनी प्लांटेशंस हैं मलेशिया के अंदर और इंडिया के अंदर हम एक सोशल फार्म फॉरेस्ट्री के अंतर्गत प्लांट्स लगाते हैं और वी आर फुली वर्टिकली इंटीग्रेटेड।
इंडिया के अंदर हमारा कोटेड पेपर जिसके कॉफी टेबल बुक्स और इस प्रकार की किताबें, कैलेंडर्स, कैटलॉग्स ये सब बनते हैं, इसमें हमारा मार्केट शेयर करीबन 50% है और बाकी 50% जो है वो करीब 7-8 और प्लेयर्स हैं, मोस्टली इंपोर्टेड चाइना से, कोरिया से, यूरोप से, उनमें डिवाइडेड है। सो हमारे पास प्राइसिंग पावर है कोटेड पेपर के अंदर। अनकोटेड पेपर के अंदर हमारा डोमेस्टिक कंपटीशन है और ज़्यादा इंपोर्टेड पेपर नहीं आता है अनकोटेड में, जिसमें बुक्स वगैरह और स्कूल बुक्स, दूसरी किताबें, नॉर्मल बुक्स छपती हैं और इसमें हमारा मार्केट शेयर तकरीबन 25-26% के करीब है। फिर हम कॉपी पेपर A4 साइज जो आप और हम सब लोग ऑफिसों में यूज़ करते हैं, ये पेपर करते हैं, इसके अंदर भी हमारा मार्केट शेयर तकरीबन 22-23% है और ये भी हम डोमेस्टिक कंपटीशन है इसके अंदर। बाकी जो प्लेयर्स हैं वो भी सब डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करते हैं और एंड वी हैव बीन हम नंबर 1 है पेपर इंडस्ट्री के अंदर फॉर द लास्ट कुछ 70 सालों से इन ए रो। सो एवरी ईयर वी हैव बीन नंबर 1 और मलेशिया में भी हम नंबर 1 है पेपर के अंदर। और मलेशिया में हम सिर्फ कागज़ ही नहीं, हम वहाँ से पल्प भी बनाते हैं जो हम इंडिया भेजते हैं। जैसा आपको पता है कि इंडिया के अंदर ज़्यादा पॉपुलेशन है और इतना फाइबर अवेलेबल नहीं है, सो हम लोग अपनी कॉस्ट को मैनेज करने के लिए हम पल्प मलेशिया से लाते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं उस बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे आपसे आगे बात करूंगा अग्रवाल साहब, लेकिन जो कि आप पेपर इंडस्ट्री पे पूरी तरह से फोकस करते हैं, मैं जानना चाहता हूं डोमेस्टिक पेपर इंडस्ट्री का कितना साइज है और किस दर से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। क्या स्लो डाउन का कोई इंपैक्ट इस इंडस्ट्री में देखने को मिला है? क्योंकि आमतौर पर माना जाता है कि पेपर अछूता है, लेकिन क्या ऐसे ही वाकई ग्राउंड में भी यही रियलिटी है, यही ट्रुथ है? पेपर मार्केट इंडिया में करीबन 12 या 13 मिलियन के करीब, 12-12.5 मिलियन के करीब होएगा, मिलियन टन्स। एंड ये दुनिया का करीबन सिर्फ 3 या 3.5% है और हमारा पॉपुलेशन कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड के अंदर कुछ 17% है। सो हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन सिर्फ 10 किलो है और जस्ट टू गिव पर्सपेक्टिव, वर्ल्ड एवरेज कुछ 54 किलो, 54 किलो पर है और चाइना भी 50 किलो के ऊपर है पर कैपिटा। और 1 किलो अगर पर कैपिटा कंजम्पशन इंडिया में बढ़ती है तो वो 1.2 मिलियन टन्स ट्रांसलेट करेगी वॉल्यूम में। सो इंडिया अभी काफी नीचे है इन टर्म्स ऑफ पेपर कंजम्पशन, जैसे और भी कई कमोडिटीज में इंडिया का कंजम्पशन काफी कम है। सो हमारे लिए फ्रैंकली ग्रोथ इज ऑलमोस्ट हम ग्रांटेड समझ के आगे चल सकते हैं और अगले 10 साल तक 7-8% की ग्रोथ इन पेपर इज ये ऑलमोस्ट सर्टन है, बिकॉज हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन बहुत ही कम है। और जैसे क्योंकि हमारे जो ड्राइवर्स है इंडस्ट्री के वो है लिटरेसी, पॉपुलेशन ग्रोथ, हमारे डेमोग्राफिक्स, हमारा एज प्रोफाइल एंड सो एंड सो फोर्थ। सो आई थिंक इंडिया इज ए वेरी गुड स्टोरी जहां तक मार्केट का सवाल है। अग्रवाल साहब, आपसे जानना चाहूंगा रुपए में कमजोरी का किस तरह से असर पड़ता है? ए, कितना आप अपना कंपोनेंट जो आप प्रोड्यूस करते हैं उसे एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं? बी, आप क्योंकि स्पेसिफाई कर रहे हैं कि आपके मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट्स भारत के बाहर भी हैं, तो रुपए में कमजोरी का मोटा मोटी इस कंपनी पे किस तरह का असर पड़ता है, किस तरह का फाइनेंशियल्स में इंपैक्ट पड़ता है? इसी रुपए की कमजोरी मोटा मोटा अगर देखें तो ये हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि हम लोग कोटेड पेपर में, जिसमें मैंने बताया कि हमारा 50% मार्केट शेयर है, उसमें जो बाकी 50% है वो इंपोर्टेड पेपर के पास में है, तो हम इंपोर्टेड पेपर से compete करते हैं। सो रुपये का जो डेप्रिसिएशन है वो इंपोर्टेड का दाम बढ़ा देता है और उससे वो टू दैट एक्सटेंट हमारे को हेल्प करता है वो और हमारी रिलेशन बढ़ती हैं। लेकिन हमारा थोड़ा कॉस्ट बेस्ड भी है विच इज ऑल्सो डॉलर बेस्ड है इंडिया के अंदर, तो लेकिन वो उससे काफी कम है जो एज कम्पेयर टू द फिनिश गुड्स। सो ओवरऑल हमारे को हिंदुस्तान में इसका फायदा है। और हमारा जो मलेशिया में ऑपरेशन है उसमें भी जो रिंगेट का डेप्रिसिएशन है अगेंस्ट डॉलर, वो भी हमें हेल्प करता है क्योंकि हमारी कॉस्ट बेस वहाँ रिंगेट में है और रिंगेट की डेप्रिसिएशन ऑल्सो हेल्प्स अस देयर। सो बिकॉज हम वहाँ पर इंडोनेशियंस के साथ कम्पीट करते हैं इन मलेशिया। ओके। सो और हमारे कुछ लोन्स हैं जो डॉलर डिनोमिनेटेड हैं, लेकिन वो भी अगर हम उसका इम्पैक्ट कैलकुलेट कर लें और टोटल प्लस और माइनस करें, सो हमारे को रुपी डेप्रिसिएशन इन बिजनेस एंड फ्रॉम ए कैपिटल स्ट्रक्चर सब मिला जुला करके हमारे को इसमें फायदा है। चलिए, रुपए की कमजोरी का बल्लारपुर इंडस्ट्रीज को फायदा ही मिलता है। मिस्टर अग्रवाल हमारे साथ बने रही, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले बता दूं, बल्लारपुर इंडस्ट्री जिस कंपनी का हम आज बातचीत कर रहे हैं, इस कंपनी का मार्केट कैप करीब 870 करोड़ रुपए का है। प्रोमोटर्स का इस कंपनी में करीब 49% के आसपास का हिस्सा है और पिछले एक साल में इस काउंटर ने आपको निगेटिव 35% तक के रिटर्न्स दिए हैं और इस टाइम पे काउंटर अपने ईयर लोस के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज हमारे रडार पे बल्लारपुर इंडस्ट्रीज और इस कंपनी के एमडी और सीईओ मिस्टर योगेश अग्रवाल हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश जी, आपसे जानना चाहता हूं, एक हैवी केपेक्स का फेज था आपकी कंपनी ने देखा था मेरे ख्याल से FY08 से FY12 के बीच में। इस टाइम पे इस कंपनी की कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं और क्या स्पेसिफिकली आप एक कंसोलिडेशन का फेज है जो आपने हैवी केपेक्स देखा है उसके बाद, तो आप केपेक्स पे आप क्या स्लो जाते हुए नजर आएंगे? या आप ठीक कह रहे हैं। हमारा पिछले 4 साल से तकरीबन कैपेक्स फेज चल रहा था। हमने मार्केट की ग्रोथ को देखते हुए पहले 2 पेपर मशीन लगाए थे, एक कोटेड पेपर में एक अनकोटेड पेपर में। ये दोनों मशीन 09 में किक इन हुए थे। फिर उसके बाद हमने कॉस्ट साइड को संभालने के लिए 2 पल्प मिल किए और एक पल्प मिल पिछले साल में आया और एक पल्प मिल अभी जून में, अभी कुछ 20-25 दिन पहले वो किक इन हुआ है इंडिया के अंदर। और दो पहले पल्प मिल लास्ट ईयर जो आया था वो साबा मलेशिया के अंदर आया था। सो अब ये कॉस्ट साइड भी अब हैंडल हो गई है और हम पिछले जो 4 साल का जो इन्वेस्टमेंट साइकिल थी, अब इससे हम बेसिकली बाहर आ गए हैं और ये पहला साल है 13-14 जो अब आज से शुरू हो रहा है हमारा फिर न्यू फिस्कल। ये इसमें हम पूरा जो कॉस्ट वर्टिकल इंटीग्रेशन किया है हमने, इसका हम पूरा फायदा वी कैन वी आर गोइंग टू कैप्चर दिस। सो एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिटायरिंग और डेट। तो ये इस साल से शुरू होगा और मार्केट साइड हमने पहले हैंडल करी बिकॉज दैट वाज एन अपॉर्चुनिटी और वो हम छोड़ना नहीं चाहते थे। बीइंग नंबर 1 फॉर सो मेनी इयर्स वी वांटेड टू नॉट ओनली रिटेन बट हम उस पोजीशन को एनहांस भी करना चाहते थे। सो मार्केट साइड हैंडल करने के बाद हमने कॉस्ट साइड को हैंडल किया है। बट अब अगले 2-3 साल में हमारा कोई मेजर कैपेक्स, अगर साल जब आप कह रहे हैं आप केपेक्स मेजर केपेक्स प्लान्स नहीं है आपके और आप डेट रिटायर करने की कोशिश करेंगे, इसके साथ साथ आपने ये भी हाईलाइट कर रहा था कि आपके कुछ फॉरेन डेट हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं इस टाइम पे इस कंपनी की बैलेंस शीट का क्या हाल है, कितने डेट पे आप बैठे हैं और रिजल्टेंट डेट इक्विटी रेशियो क्या है सर इस समय? हमारा टोटल डेट होगा इस टाइम कुछ 5,000 करोड़ के करीब, जो एकदम पीक डेट है। और जैसा मैंने कहा कि ये 13-14 में हमारा EBITDA मार्जिन के थ्रू हम मार्जिन्स को स्प्रेड आएगा इसमें और इसीलिए ये एक्सपेंशन किया गया था, जो खास तौर पे पल्प मिल और प्लांटेशंस का एक्सपेंशन है। और इस साल से हम डेट को रिटायर करना शुरू करेंगे। सर जब आप कह रहे हैं, सर आप जब कह रहे हैं 5,000 करोड़ रुपए के आसपास का डेट है, क्योंकि जून एंडिंग कंपनी है ये, इस कंपनी ने अपने तीसरी तिमाही के रिजल्ट्स हाल में घोषित करे थे जिसमें फाइनेंस कॉस्ट में करीब 35% के आसपास का जंप है साल दर साल, अगर इन क्वार्टर्स को कंपेयर करूं तो। क्या इस बीते वित्त वर्ष में आपने क्या डेट में एडिशनल पाइलअप करा है, कुछ कर्ज बढ़ा है आपका ऑफ लेट? जो ये तो पल्प मिल अभी इस साल में कैपिटलाइज हुई है, ये जो 12-13 के अंदर जो नई जो इंडिया की पल्प मिल है, उसकी वजह से डेफिनेटली ये जो डेट है वो बढ़ा है। लेकिन ये दिस इज एज पर द प्लान। सो ये दिस वाज पार्ट ऑफ द प्लान एंड कॉस्ट साइड हमने बाद में हैंडल करी है और रेवेन्यू साइड पहले हैंडल की थी। जो रेवेन्यू कैप्चर हो गया था इन 09 एंड 10, बट 11 और 12 में इन दोनों सालों में हमने कॉस्ट साइड को के लिए पल्प मिल एक्सपेंशन किया। सो 13-14 में जैसे ही अब ये पल्प मिल किक इन हो गई हैं, सो हम लोग ये डेट रिटायर करना शुरू करेंगे। ठीक है। और फिर अगले 2-3 साल डेट रिटायर करके बैलेंस शीट की हेल्थ को, डेट EBITDA को फिर ठीक करके एंड देन वी विल बी रेडी फॉर द नेक्स्ट एक्सपेंशन फेज। अगर साहब आपकी कंपनी की जो प्रोमोटर होल्डिंग है काफी इरेटिक नजर आती है। मार्च 2007 में 41%, 2008 में 38% के आसपास, 2009 में 40%, फिर 2010 में 44-45% के बाद अब बढ़कर 49% के आसपास आ गई है। मैं जानना चाहता हूं यहां से प्रमोटर्स की और हिस्सेदारी बढ़ाने की कंपनी में कोई योजना? प्रमोटर होल्डिंग इन द कंपनी डिपेंड्स ऑन टाइम टू टाइम व्हाट आर दी ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं और एनीथिंग बिटवीन 40 to 50% इज अ गुड होल्डिंग। सो ऐसा कोई प्लान नहीं है ना तो इसको और बढ़ाने का या कोई ऐसा घटाने का, बट हम लोग काफी ऑप्शंस को, कैपिटल स्ट्रक्चर को अच्छा करने के लिए और हेल्दी करने के लिए वी आर ओपन फॉर ऑल ऑप्शंस एंड दैट वी कंटिन्यू टू सी। अगर साहब मैं इसीलिए स्पेसिफिकली हाईलाइट कर रहा था 50% से कम की होल्डिंग है क्योंकि इंडस्ट्री में डायनेमिक्स काफी हद तक अब चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं, स्पेशली फॉरेन प्लेयर्स की जो एंट्री देखने को मिल रही है इंडियन मार्केट्स में। जैसे कि इंटरनेशनल पेपर आया था इंडियन मार्केट्स में, आंध्र प्रदेश पेपर मिल्स को बाय आउट करा, उसके बाद से कहते हैं इस इंडस्ट्री की डायनामिक्स और कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी जो है खासी बदलती हुई नजर आएगी। क्या ग्राउंड में कुछ सिचुएशन बदलती हुई नजर आई है, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ती हुई नजर आई है? क्योंकि अब माना भी जा रहा है कई सारे वीक प्रोमोटर्स शायद एग्जिट करते हुए नजर आए, फॉरेन प्लेयर्स ज्यादा घुसते हुए नजर आएंगे, तो बिल्ड के प्रोमोटर्स इस वेव ऑफ कंसोलिडेशन में उनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? फॉरेन प्लेयर्स आईपी, या आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आईपी आया हिंदुस्तान में, अब इस बात को आज कोई साल सवा साल हो गया है। बिल्कुल। टाइम टू टाइम डिपेंडिंग ऑन हेल्थ ऑफ ए ग्रुप एंड दी प्रायोरिटीज ऑफ ए ग्रुप, लोगों के पास में अलग अलग ऑप्शन रहेंगी, वो एक अलग बात है। लेकिन जहां तक कंपटीशन इंटेंसिटी का सवाल है,
अब आईपी को भी आए हुए टाइम हो गया, और जो रूल्स ऑफ गेम है इंडिया के, वो या कॉस्ट बेस है या जो सेल्स रियलाइजेशन वगैरह है, वो इंडिया के हिसाब से ही चलेगा। और इंडिया एक बड़ी एक यूनिक मार्केट है, बहुत फ्रेगमेंटेड मार्केट है। हम लोग का जो एवरेज ऑर्डर साइज होता है इंडिया के अंदर, हम कुछ 6 या 7 टन का एवरेज ऑर्डर साइज पर एग्जीक्यूट करते हैं। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो करीब 50 टन से 100 टन के बीच में, मीट्रिक टन के बीच में एवरेज ऑर्डर साइज रहता है। सो इंडिया बड़ी एक यूनिक और बड़ी फ्रेगमेंटेड मार्केट है। हम लोग यहाँ पर 7 डेकेड से वी हैव बीन नंबर 1। सो हमने इम्प्रोवाइज करके एक अपना बिजनेस मॉडल बनाया हुआ है जो काफ़ी सक्सेसफुल है इंडिया में। और जहाँ तक कैपिटल इंटेंसिटी का सवाल है, थ्योरेटिकली यस वो बढ़ रही है और बढ़ेगी आगे, लेकिन अगर आपकी कॉस्ट कंट्रोल में है और आपकी स्ट्रेटेजिक लेवल पर और टेक्निकल लेवल पर, दोनों लेवल पर अगर आपकी कॉस्ट कंट्रोल में है तो आप विनर रहेंगे। चलिए सर, आप हमारे साथ बन रही वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग खबर दे दूं आपको। दिग्गज फॉरेन ब्रोकिंग हाउस सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई है जहां पे उन्होंने कहा है कि दिसंबर 2014 तक रुपए में कमजोरी और ज्यादा गहराती हुई नजर आएगी। वो मान के चल रहे हैं 65 रुपए तक के लेवल्स आपको शायद स्क्रीन पे देखने को मिले डॉलर के वनस्पत। इसके साथ साथ उनका मानना है कि FY14 का जो जीडीपी के पहले उन्होंने अनुमान लगाए थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था 6% के आसपास ग्रो करती हुई नजर आएगी, अब उस अनुमान को सीएलएसए ने घटा दिया है। अब उनका मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था है, भारतीय जीडीपी जो है FY14 में केवल 5.5% की दर से शायद बढ़ती हुई नजर आए। लेकिन चलिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे और बात करेंगे बिल्ड के एमडी और सीईओ मिस्टर योगेश अग्रवाल से, और उनसे जानेंगे स्पेसिफिकली फाइनेंशियल्स में किस तरह का ट्रैक्शन, किस तरह की ग्रोथ आगे एक्सपेक्ट की जाए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज हमारे रडार पे हैं बिल्ड के एमडी और सीईओ मिस्टर योगेश अग्रवाल जो हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा, फरवरी में आपने घोषणा करी थी कि आपने एक कमेटी का गठन करा है जो इवैल्यूएट करेंगे अलग अलग प्रपोजल्स ग्रोथ को एनहांस करने के लिए और शेयर होल्डर वैल्यू को अनलॉक करने के लिए। ए, क्या ये प्रपोजल्स हैं, और बी, कब तक एक्सपेक्ट करें कोई आउटकम आता हुआ नजर आएगा? कोई टाइमलाइन पे आप वर्क कर रहे हैं? मिस्टर अग्रवाल, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, शायद उनसे संपर्क टूट गया है, लेकिन इसी कंपनी बल्लारपुर इंडस्ट्रीज पे बात करने के लिए कि ये कंपनी निवेश के लिहाज से कैसी है, हमारे साथ फॉर्च्यून फिस्कल के डायरेक्टर मिस्टर जगदीश ठक्कर जी जुड़ चुके हैं। जगदीश जी, आपसे जानना चाहूंगा, ये जो कंपनी बिल्ड है अपने 52 हफ्तों के लोस के आसपास 13 रुपए 30 पैसे पे कारोबार कर रही है। फंडामेंटली आपको ये कंपनी कैसी लगती है और इन स्तरों पर निवेश की रणनीति आपकी क्या होगी? आशीष जी, सबसे पहले तो शुक्रिया ये फोन के लिए। और मैं समझता हूँ कि उनका जो प्राइस है 13 रुपया 12.90 तक गया था, वो ऑल टाइम लो है। और अगर 52 वीक हाई लो पे अगर नजर डाले तो करीब 24 था, अगर 2 साल में देखे 37 था, और 5 साल में देखे तो 43 था। और खास करके जो उनकी जो रीजन थी, क्योंकि जो एडवर्सली अफेक्ट थे, ग्लोबल प्राइसेस में काफी नीचे गए थे। बुक वैल्यू करीब 24 के करीब है और आधे प्राइस में, आधे दाम में आपको ये शेयर मिल रहा है। मैं समझता हूं कि इससे और ज्यादा नीचे जाने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जो इंटरनेशनल मार्केट में ग्लोबल प्राइस में करीब 10% का ड्रॉप आया था और वुड कॉस्ट उनकी इंक्रीज हो गई थी। खास करके जो उनकी जो मलेशियन फैक्ट्री है, वहां पे उनको कुछ थोड़ी सी तकलीफ जरूर हुई थी। मैं समझता हूं कि जिस तरह से पेपर की रिक्वायरमेंट है, चाहे कितना भी पेपरलेस हम क्यों न कहे, इस भाव में मैं समझता हूं कि ज्यादा कोई घाटे का सवाल नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे करते हो और कम से कम 1 या 2 साल के बने रहते हो, तो जो हमने पिछले 1 साल के अंदर 24 रुपीज का हाई देखा था, उससे करीब करीब आप डेफिनेटली पहुंच सकते हो। चलिए, तो तगड़े अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं जगदीश जी, मानते हैं इसमें डाउनसाइड रिस्क बेहद कम है, खरीदारी करके चलें। 24 रुपए तक के लेवल्स अगले 1 से 2 सालों में आपको स्क्रीन पे दिखाता हुआ नजर आएगा, यानी कि मौजूदा भाव से अमूमन तगड़े रिटर्न्स आपको शायद देखने को मिले। लेकिन इसी कंपनी के सीईओ और एमडी मिस्टर योगेश अग्रवाल हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश जी, आपसे जानना चाहूंगा कि आपने फरवरी में घोषणा करी थी कि आपने कमेटी का गठन करा है जो तमाम प्रपोजल्स को इवैल्यूएट कर रहा है ताकि जो इस कंपनी की ग्रोथ को एनहांस कर सकें या फिर शेयर होल्डर वैल्यू को अनलॉक कर सकें। ए, क्या प्रपोजल्स हैं जिसपे कमेटी विचार करने वाली है, और बी, कब तक एक्सपेक्ट करें कोई आउटकम आएगा? अगर आप हमारी इंटरनल कमेटी की बात कर रहे हैं तो वो हाँ, हम लोग अगले 5 साल, बिकॉज इसी
ये एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है और इसमें हम नॉर्मली 5 से 7 साल का पर्सपेक्टिव लेके चलते हैं जब अपनी एक्सपेंशन करते हैं। सो अब ये जैसे हमारा जो पुराना एक्सपेंशन पूरा हुआ है तो अब हम अगले 2 साल तो पहले कंसोलिडेट करेंगे और उसके बाद हम किस तरीके से एक्सपेंड करें, क्या मार्केट ट्रेंड्स रहेंगे, वो सबको देख रहे हैं हम। और उसके जो कमेटी की रिकमेंडेशंस वगैरह आ रही हैं, बट हम लोग फिर एक्सपैंड पहले मार्केट साइड में करेंगे दोबारा से। ये आप केपेक्स की बात कर रहे हैं अग्रवाल साहब, नेक्स्ट फेज में ये अनलॉकिंग क्या है? शेयर होल्डर वैल्यू अनलॉकिंग करने की योजना है? साइड की ज्यादा एक स्टोरी है और हम कॉस्ट साइड के लिए हमने मलेशिया में साबा फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज को एक्वायर किया था, जहां हमारे पास में 285,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है ओन्ड बाय साबा फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज, ओके, जिसमें हम अपनी प्लांटेशन कर रहे हैं। ओके, और हम ही एक हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिनके पास में हिंदुस्तान के बाहर रॉ मटेरियल की लिंकेजेस हैं। अग्रवाल साहब, क्योंकि समय की बहुत ज्यादा कमी, एक आखिरी सवाल आपके फाइनेंशियल्स पे लेना चाहूंगा। जो मार्च क्वार्टर के रिजल्ट से कमजोर देखने को मिल रहे हैं, आय एकदम फ्लैट थी, मुनाफे में दबाव देखने को मिल रहा था। इनफैक्ट पिछले कई फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट्स एनालाइज करूं तो एकदम सपाट ग्रोथ देखने को मिलेगी और मुनाफे पे लगातार दबाव है, क्योंकि आप कह रहे हैं केपेक्स साइकिल पूरी हो गई, उसका फायदा मिलेगा। आउटलुक को लेकर आप पॉजिटिव हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं यहाँ पे किस तरह की ग्रोथ एक्सपेक्ट करी जाए? चलिए, लेकिन शायद उनसे संपर्क एक बार फिर से टूट गया हमारा। लेकिन चलिए, नोयर कंपनी, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ये थे बिल्ड के एमडी और सीईओ मिस्टर योगेश अग्रवाल, जो कंपनी के कारोबार योजनाओं के बारे में हमसे बातचीत कर रहे थे। लेकिन ब्रेक के बाद हम लेके आएंगे आपके लिए आखिरी सौदा। नमस्कार।